नमस्ते। और इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर ऐतिहासिक जासूसों की भूमिका निभाने वाले हैं। हम इस बात की गहराई से जांच करेंगे कि आखिर इंसान उन घटनाओं का पता कैसे लगाता है जो आज से सैकड़ों हजारों साल पहले घटी थीं। इतिहास सिर्फ बीती हुई बोरिंग बातें नहीं है, बल्कि ये एक विशाल पहेली की तरह है जिसे सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार वैज्ञानिक और तार्किक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी जांच की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है। हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगाएं? दरअसल यही सवाल सोनी नाम की एक छोटी बच्ची ने टीवी देखते हुए पूछा था, और इसी ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, कल की बात जाननी हो तो हम अखबार पढ़ लेते हैं, 10-20 साल पहले की बात जाननी हो तो घर के बड़ों से पूछ लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले वो कैसे पता चलता है? सोनी के इसी सवाल ने आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की नींव रखी है, जहां हम प्राचीन अतीत को डिकोड करने वाले कमाल के उपकरणों को समझेंगे। तो इस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के लिए हम 4 चरणों से गुजरेंगे। पहला, इतिहास के भौतिक स्रोत। दूसरा, समय की वैज्ञानिक गणना। तीसरा, भौगोलिक पृष्ठभूमि। और अंत में हमारे देश के नामों की उत्पत्ति। तो चलिए सीधा पहले सेट की ओर बढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत। आखिर वो कौन से सुराग हैं जो जमीन के नीचे दबे पड़े हैं? इस जांच में जो हमारे लीड डिटेक्टिव्स होते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वे एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक तरह से टाइम ट्रैवलर का काम करते हैं। ये लोग जमीन की खुदाई करके अतीत का गहराई से अध्ययन करते हैं, पुरानी वस्तुओं, इमारतों के खंडहरों, औजारों और बर्तनों का एकदम बारीकी से विश्लेषण करते हैं, ताकि उस समय के लोगों की जीवन की असली तस्वीर सामने आ सके। अब ये एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से 2 तरह के लिखित रिकॉर्ड्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। एक तरफ होती है पांडुलिपि, जो ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर हाथ से लिखी गई बहुत ही नाजुक हस्तलिपियां होती हैं। और दूसरी तरफ होते हैं अभिलेख, जो कठोर पत्थरों या धातु की सतहों पर उकेरे गए स्थायी शिलालेख होते हैं। राजाओं के आदेश और उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अक्सर इन्हीं मजबूत अभिलेखों पर दर्ज की जाती थीं, ताकि वो मिट न सके। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन प्राचीन कलाकृतियों को देखने के लिए किसी टाइम मशीन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी और भरतपुर की गोपाल नारायण सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर आज भी इन हजारों साल पुरानी हस्तलिपियों को देखा जा सकता है। ये सच में हमारे इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन सिर्फ लिखित ग्रंथों से ही काम नहीं चलता। रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत बड़ा खजाना छिपा होता है। खुदाई में निकले मिट्टी के बर्तन और प्राचीन सिक्के इसके बेहतरीन उदाहरण है। उस जमाने के राजाओं द्वारा जारी किए गए इन सिक्कों पर राजकीय चिन्ह होते थे। और हाँ, इन सिक्कों का अध्ययन करने वाले विशेष विज्ञान को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। खुदाई की असली ताकत क्या होती है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है पटना का कुम्हरार। डॉक्टर स्पूनर के नेतृत्व में जब यहाँ खुदाई की गई तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के वास्तविक स्तंभ मिले। इतना ही नहीं, सोने के बैलों के टुकड़े भी प्राप्त हुए। मतलब ये सीधे तौर पर मगध साम्राज्य की अपार धन संपत्ति और भव्यता का एकदम सॉलिड भौतिक प्रमाण देता है। चलिए, भौतिक सुरागों को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, समय की गणना करना। आखिर ये वस्तुएं किस काल की हैं, ये कैसे तय होता है? किसी भी जैविक चीज की सटीक उम्र का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। हर जीवित प्राणी कार्बन 14 ग्रहण करता है। मृत्यु के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है और शरीर में मौजूद कार्बन 14 एक निश्चित धीमी दर से कम होने लगता है। इसी बची हुई मात्रा को मापकर वैज्ञानिक किसी भी पुरानी हड्डी या लकड़ी की एकदम सटीक उम्र निकाल लेते हैं। है ना कमाल की बात? और जब हम इतिहास की घटनाओं को एक क्रम में रखने की बात करते हैं, तो इतिहासकार ईसा मसीह के जन्म को एक 0 पॉइंट या केंद्र बिंदु मानते हैं। उनके जन्म से पहले की सभी तिथियों को ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता है, जिसमें समय पीछे की ओर गिना जाता है। और उनके जन्म के बाद के वर्षों को ईसवी या एडी कहा जाता है, जिसमें समय आगे की ओर बढ़ता है। इस नंबर लाइन वाले ग्राफ को देखिए, इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक ही शून्य बिंदु से समय विपरीत दिशाओं में कैसे मापा जाता है, ये समझना अब बहुत आसान है। शून्य के बाईं ओर बीसी है, जो अतीत में गहराई तक जाता है, और दाईं ओर एडी है, जो सीधे हमारे वर्तमान तक चला आता है।
समय को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं कभी हवा में तो घटती नहीं हैं। किसी भी जगह का भूगोल उसके इतिहास को बहुत गहराई से आकार देता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इस विशाल नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो साफ समझ आता है कि हिमालय, विंध्य पर्वत और विशाल नदियों के जाल ने ही ये तय किया था कि शुरुआती इंसान कहाँ सुरक्षित रूप से बसेंगे और फलेंगे फूलेंगे। नदियां पानी और उपजाऊ जमीन देती थीं, तो पहाड़ दुश्मनों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। और हर भौगोलिक क्षेत्र का अपना एक अलग ही रोल था। उत्तरी पहाड़ों के दर्रों जैसे खैबर और बोलन ने मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए रास्ते खोले। वहीं दूसरी तरफ उत्तर के मैदानों में सिंधु और गंगा नदियों ने ऐसी शानदार उपजाऊ जमीन तैयार की जहां आगे चलकर मगध जैसे विशाल और ताकतवर साम्राज्यों की नींव रखी गई। पुरातात्विक सुरागों और इन नक्शों की मदद से हम वास्तव में उन जगहों पर भी उंगली रख सकते हैं जहां सबसे पहले खेती शुरू हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित मेहरगढ़ में लगभग 6000 ईसा पूर्व में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी, जबकि चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत विंध्य पहाड़ियों के पास मिलते हैं। और अब आइए अपने चौथे और अंतिम विषय की ओर चलते हैं, नामों की उत्पत्ति। ये जानना बहुत ही रोचक है कि हमारे इस विशाल उपमहाद्वीप को उसके आधुनिक नाम आखिर कैसे मिले। तो इंडिया नाम की कहानी शुरू होती है सिंधु नदी से। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले जब उत्तर पश्चिम के रास्ते से ईरानी और यूनानी यहाँ आए तो उन्हें इस नदी का नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने इसका गलत उच्चारण किया और इसे हिंदोस या इंडोस कहना शुरू कर दिया। बस इसी इंडोस से इस नदी के पूर्व में स्थित पूरी जमीन का नाम इंडिया पड़ गया। लेकिन भारत नाम की उत्पत्ति की कहानी इससे एकदम अलग है। ये नाम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह से आया है, जिन्हें भरत कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समूह का स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। मतलब करीब 3500 साल पुराना कनेक्शन। और बाद में इसी समूह के नाम पर हमारे पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। तो आज इस एक्सप्लेनर में हमने क्या देखा? प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ना, कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग करना और भौगोलिक नक्शों को समझना, ये सब इतिहास के वो मजबूत औजार हैं जिनसे हम अपने अतीत की एक स्पष्ट तस्वीर बना पाते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, धरती के नीचे आज भी ऐसे कितने रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इतिहास सच में कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि ये एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या, कब, कहाँ और कैसे? सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविजन देख रही थी। टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ ये कोई कैसे जान सकता है? पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ, ये कैसे पता लगाएं? कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविजन या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, ये हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियां हमें इतिहास से ही मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें? अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700-785 शून्य तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है।
8वीं शताब्दी के मध्य 750 शून्य तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। पुरातात्विक स्रोत ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। सिक्का और मुहर शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। महत्वपूर्ण खोज डा. ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। रेडियो कार्बन विधि कार्बन 14 तिथि निर्धारण के लिए ये काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन-14 कहलाता है। जब कोई जीव मर जाता है तब वह वायुमंडल से कार्बन-14 नहीं लेता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन-14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तिथियों का मतलब पू BC ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां बिफोर क्राइस्ट। सन AD ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से एनो डोमिनी। भौगोलिक पृष्ठभूमि भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों का क्षेत्र। दक्षिण के पठार नर्मदा एवं ताप्ती नदियां, विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां। सुदूर दक्षिण के मैदान गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा वाले प्रदेश। मेहरगढ़, यहाँ लगभग 6000 पू में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। विंध्य पहाड़ियां, यहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। मगध, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। देश का नाम इंडिया शब्द इंस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अभ्यास प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनें। प्रश्न कब मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? उत्तर कार्बन-14 पद्धति द्वारा। याद रखने के लिए सजीव चीजों की उम्र जानने के लिए वैज्ञानिक कार्बन-14 का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न ख, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? उत्तर विंध्य पर्वत। याद रखने के लिए विंध्य पर्वत भारत के बीचों बीच स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण को बांटता है। प्रश्न क, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? उत्तर कोलदेहवा से। याद रखने के लिए विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलदेहवा में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। 2. खाली स्थानों को भरें। प्रश्न क, क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई? उत्तर मगध। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जहां बहुत शक्तिशाली राजा हुए। प्रश्न ख, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर 4। ये भाग हैं उत्तर के पहाड़, उत्तर का मैदान, दक्षिण के पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान। प्रश्न ग, ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई? उत्तर डा. इन्होंने ही पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के खंभे ढूंढे थे।
प्रश्न क आधुनिक काल का प्रारंभ से हुआ। उत्तर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, जब पश्चिमी देशों के नए विचार और तकनीकें भारत में आने लगी। प्रश्न अग क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। उत्तर दक्षिण भारत या ब्रह्मगिरी। यहाँ मृतकों को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। 3. सही मिलान करें। खासी, इसका सही मिलान जनजाति से होगा। मगध, इसका सही मिलान प्रथम बड़ा साम्राज्य से होगा। महापाषाणी संस्कृति, इसका सही मिलान दक्षिण भारत से होगा। चौपानी मांडो, इसका सही मिलान अनाज का प्रमाण से होगा। आइए चर्चा करें विस्तृत उत्तर। प्रश्न 1. इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर हाँ, इतिहास से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। ये हमें उनकी धार्मिक मान्यताओं और विज्ञान की समझ के बारे में भी बताता है। प्रश्न 2. पुरातत्व किसे कहते हैं। उत्तर अतीत की वस्तुओं जैसे पुरानी इमारतों के अवशेष, सिक्के, औजार और मूर्तियों का अध्ययन करने के विज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। जो व्यक्ति इन चीजों की खोज और पढ़ाई करता है, उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। प्रश्न 3. इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। उत्तर हमें मानव जाति के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। जैसे इंसानों ने आग जलाना और पहिया बनाना कब सीखा, खेती, गेहूं, जौ, चावल की शुरुआत कैसे हुई और बड़े बड़े नगर और राज्य कैसे बने। प्रश्न 4. अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है, उसकी एक सूची बनाएं। उत्तर अतीत को जानने के मुख्य स्रोत ये हैं। पांडुलिपियां, ताड़ के पत्तों पर हाथ से लिखी पुस्तकें। अभिलेख, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख। सिक्के और मुहरें, शासकों द्वारा जारी किए गए चिन्ह। पुरातात्विक अवशेष, पुरानी इमारतें, मूर्तियां और बर्तन। प्रश्न 5. देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। उत्तर इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के इलाके को इंडिया कहा। वहीं भारत नामक एक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम में रहते थे और जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 6. काल निर्धारण के कार्बन-14 पद्धति को बताएं। उत्तर ये वैज्ञानिक विधि है जिसमें सजीव वस्तुओं में मौजूद रेडियोधर्मी कार्बन-14 की मात्रा मापी जाती है। मरने के बाद जीव कार्बन लेना बंद कर देता है और शरीर में बचा हुआ कार्बन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कमी को मापकर वैज्ञानिक वस्तु की उम्र तय करते हैं। आओ करके देखें। प्रश्न 4. पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाएं। उत्तर खुदाई में मिली मुख्य वस्तुएं हैं पत्थर और ईंट की इमारतों के टुकड़े, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, सिक्के, मुहरें, मूर्तियां और अनाज के जले हुए दाने। प्रश्न 5. भारत के मानचित्र पर नर्मदा, गंगा, विंध्य और सतपुड़ा को पहचानें। उत्तर मानचित्र के अनुसार गंगा नदी उत्तर भारत के बड़े मैदान में बहती है। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती है। विंध्य पर्वत ये भारत के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है।